नीट को लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ। मेरे मॉक टेस्ट में 250 300 नंबर आ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कुल मिलाकर के आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको नीट के एग्ज़ाम तक की लेकर सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पता हो। से नीट का सिलेबस भी इस बार चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के भी आपके क्वेश्चंस होंगे कि पेपर इजी आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक को, किस चैप्टर को, किस यूनिट को कितना टाइम दूँ, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वही कर सकता है जिसने सेल्फ स्टडी की थी एक टाइम पे और ख़ुद नीट क्रैक किया था। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ, क्योंकि मैंने भी खुद सेल्फ स्टडी करके नीट क्रैक किया था। मेरे भी एक टाइम पे इतने ही कम मार्क्स थे और मेरे भी यही क्वेश्चंस थे कि कैसे अटैम्प्ट करूँगा, कैसे नीट निकालूँगा। और मेरा नीट भी थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था और अभी मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई में। आप चाहो तो मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ 4 महीने नीट एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। और अगर तो आपका क्वेश्चन ये है, मैं ज़ीरो पे हूँ, इफ़ आई स्टार्ट नाउ कैन आई क्रैक नीट, तो अगर आप इन 4 महीनों को उस लगन से करोगे, उस डेडिकेशन से, उस कंसिस्टेंसी से करोगे, तो आप ज़रूर नीट क्रैक कर सकते हो। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो ज़रूर जा ही सकते हो। इस बार वैसे भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कुछ कट ऑफ नीचे जाएगा, बट वही है, आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बायो से स्टार्ट करूँ, तो बायो के लिए तो पढ़नी आपको NCERT है। NCERT से अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती। फिर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ना, या जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो उनके नोट्स। अगर आपकी NCERT नहीं हुई है तो मॉड्यूल्स पे शिफ्ट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। NCERT कंप्लीट कर लो। NCERT एक बार कंप्लीट हो गई, उसके बाद मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट दे भी सकते हो। फुल सिलेबस टेस्ट दे दो, देते रहो साथ साथ में, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो ना हो। उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, भूलने वाली होती हैं, तो उनको एक दो पेज पे लिख लो। उसके बाद उनको रोज़ देखो, प्रैक्टिस करो, वो भी हो जाएंगी। करो, खुद के निमोनिक्स बनाओ। दूसरों के निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं, भूल जाते हैं। खुद के निमोनिक्स अभी भूलते नहीं है, खुद के निमोनिक्स बनाओ। फिर NCERT पढ़ने का सही तरीका। NCERT पढ़ने का सही तरीका, NCERT आपको 7-8 बार 10 बार तो पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले NCERT को पढ़ो, एक बार पढ़ो, ज़्यादा कुछ अंडरलाइनिंग हाईलाइट मत करो। फिर उसके बाद दूसरी बार जब पढ़ोगे, तब आप जो जो चीज़ें आपको भूलती होंगी, याद करने में दिक्कत आ रही होगी, उनको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। 2-3 बार ऐसा किया, एक बार अंडरलाइन कर लिया, एक बार हाईलाइट कर लिया। फिर 3-4 बार पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाओ, या 2-3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ। नोट्स काफ़ी क्रिस्प बनाओ। जो चीज़ें भूल रही हैं बस वही लिखो, जो आपको 1-2 बार पढ़ के याद हो गई हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स छोटे बनेंगे, छोटे नोट्स बनेंगे, रिवाइज़ करने में टाइम कम लगेगा। रिवाइज़ करने में टाइम कम लगेगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को, मॉक टेस्ट को, या दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरे टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बायोलॉजी के लिए मैं पर्सनली आपको एक टीचर रेकमेंड कर सकता हूँ, जिसको मैंने फॉलो किया था। बायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ एक टीचर फॉलो किए थे, डॉक्टर आनंद मनी। डॉक्टर आनंद मनी को आप बायोलॉजी के लिए फॉलो कर सकते हो। बायो के लिए वो एकदम आपको कम टाइम में, एकदम छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, बट जितना कंटेंट होता है सफिशेंट होता है। क्योंकि बायो के लिए अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स देखोगे तो 6-6 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे का एक चैप्टर का वीडियो है, लेकिन आनंद मनी सर का 1 घंटा, 1.5 घंटा, बस इतना वीडियो होता है। 6-7 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। बायो के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको जो NCERT में है बस वही याद ही। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, तो फ़िज़िक्स के लिए NCERT मैं रिकमेंड करूँगा। सिर्फ जो उनके क्वेश्चन रहते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होती हैं, उनमें से कई बार वैसा का वैसा उठा के क्वेश्चन आता है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में दिखा भी रखा है कि हाँ देखो, सीधा उठा के NCERT से क्वेश्चन आए हैं। तो सिर्फ वो सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो। बाकी फ़िज़िक्स के लिए कोई भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। मैं फ़िज़िक्स वाला के अलग सर के लेक्चर्स देखे थे। फ़िज़िक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फ़िज़िक्स के लिए अगर आप पिछले 15 साल या 20 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो 25 से 30 सवाल तो सीधा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं पिछले 15-20 साल के। मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। फिज़िक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PYQs को तो बिल्कुल कभी मत छोड़ना, क्योंकि PYQ से 25 से 30, जैसे मैंने कहा, रिपीटेड सवाल हर साल आते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है विद प्रूफ कि हाँ देखो, इस साल से ये क्वेश्चन रिपीट आया। फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी आपकी ये है कि सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स का कोई भी लेक्चर देखा, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, यूट्यूब से कोई लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद उसके उसी चैप्टर के उसी दिन क्वेश्चन लगाए। 2-3 चैप्टर्स हो गए, एक हफ्ते बाद उसका एक मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट दे दिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिर जब आपको क्वेश्चन भूलते होंगे, जो जो फार्मूलाज भूलते होंगे, फार्मूलाज लिख लो,
फॉर्मूला याद कर लो, जो फॉर्मूला भूलता है, जो क्वेश्चन भूलता है उसको एक हफ्ते बाद पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करो। ये क्वेश्चंस मेरे को भूल रहे थे, इसको मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा, उनको कहीं पे लिख लो, फिर उनको एक हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद दोबारा से रिवाइज़ करो। फिजिक्स की बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको पार लगाएगी। फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे तो आपके लगभग 40 सवाल तो आराम से बन जाएंगे। हिस्ट्री में भी मैं बता रहा हूँ, उससे पहले अगर आपको कोई भी मेरे से पर्सनल डाउट हो, जैसे मैंने कहा मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए जैसे कि टाइम टेबल, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे तो मैं आपके पर्सनल जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा, नीचे कमेंट कर दोगे तो वहाँ भी रिप्लाई दे दूँगा। अगर मैं केमिस्ट्री पे आऊँ तो केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक तो सीधा एनसीईआरटी से ही आती है। अगर आपने इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी कर ली और PYQ कर लिए तो इनऑर्गेनिक आपकी अच्छे से हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए किसी मॉड्यूल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी करो, PYQ लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक के लिए दैट्स सफिशिएंट। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी जैसी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी थी वैसे फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी रखो। लेक्चर देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फॉर्मूला याद किया, PYQ किए, मॉक टेस्ट दिए और वही चीज़ रिपीट की 3-4 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद, जो मैंने पूरे हफ्ते में या जो पहले जो भी मैं क्वेश्चन भूलते थे फिजिकल केमिस्ट्री के, बस वही क्वेश्चन फिर से लगा दो। फिजिकल केमिस्ट्री की और फिजिक्स की स्ट्रैटेजी एक जैसी रखो। फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद करोगे, दैट्स सफिशिएंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी है, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद जो उसकी रिएक्शन जितनी भी हैं उनको समझ लो, क्योंकि अगर आप सिर्फ रट्टा लगाओगे रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझने वाली हैं। काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो कि रिलेटेबल हैं। एक चैप्टर की रिएक्शन दूसरे से रिलेटेबल हैं, दूसरे की तीसरे से हैं, तीसरे की पहली वाले से हैं, चौथे से हैं। एक दूसरे चैप्टर से रिएक्शंस काफ़ी रिलेटेबल हैं। आप उनको रिलेट करके पढ़ोगे, रिएक्शन समझ में आती हैं। रट्टा लगाने से ज़्यादा समझो, याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ऑर्गेनिक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ के जो पहले से पढ़ा होगा, जो लेक्चर्स देखे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उससे हेल्प हो जाएगी। ऑर्गेनिक के भी PYQs रिपीट होते हैं, ऑर्गेनिक के भी PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर और एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए भी इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तीनों सब्जेक्ट के जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। वो टॉपिक्स मैंने देखे हैं, उन टॉपिक से काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे और वो टॉपिक्स आपके मेनली प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही हैं। अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स अच्छे से हुए हैं 11th में 12th में, तो वो क्वेश्चंस आप उन्हीं से आराम से कर सकते हो। नहीं तो उन टॉपिक्स को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कम आएंगे, उन टॉपिक से आएंगे, क्वेश्चन ज़रूर आएगा बट कम क्वेश्चन आएंगे। आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, जैसे 11th-12th में अगर आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं, 11th या 12th में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनको अगर आपने किया था, इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, तो आपको पता होगा, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी, तो इनसे आप क्वेश्चंस को कर लोगे। अब अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट को लेकर के, तो मॉक टेस्ट आप पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट तो अभी तो दे ही रहे होंगे। उसके बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की बात करूँ, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दे दो, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ है चाहे ना हो। हफ्ते का एक या हफ्ते का 20 तो फिलहाल एक ही दो, एक 1.5-2 महीने तक हफ्ते का एक या दो मॉक टेस्ट दो। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। मॉक टेस्ट को देना कैसे और मॉक टेस्ट देने के बाद अगर कम मार्क्स आए हैं तो उसका करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप देखो कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को फिर से करो और देखो कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। या मेरे को आता नहीं था, मेरे को आता था, सिली मिस्टेक हो गई, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं भूल गया, तो वो देखो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं था या भूल गए तो फिर से पढ़ो। अगर आपकी सिली मिस्टेक होगी तो देखो कि सिली मिस्टेक क्या हुई है, उसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो। मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं नेक्स्ट डे उन क्वेश्चंस को फिर से करो। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करते चले जाओगे हर मॉक टेस्ट के बाद, तो अगले मॉक टेस्ट में आपकी ये गलतियां नहीं होंगी, या ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हुए, या इन जो टॉपिक्स हैं, ये फार्मूलाज हैं रिपीट हुए, तो आप उनको फिर से गलत तो नहीं करोगे। फिर से अगर मैं कहूँगा आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।